नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल डेका ने भी उन्हें दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं राज्यपाल डेका ने भी जो है सीएम विष्णुदेव साय को यहां पर दी हैं। उनसे मुलाकात की सीएम विष्णुदेव साय ने और इस दौरान जो है दीपावली की हार्दिक बधाई सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेश डेका को दी हैं और जिसकी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर। लैब्स क्षेत्र में कुल 11 धान खरीदी केंद्र संचालित होते हैं। हर साल बांदे लैब्स धान खरीदी के मामले में सुर्खियों में रहते हैं। 2023 और 24 में जितने भी धान खरीद केंद्र हैं, सारे घोटाले में डूबा हुआ है। 11 धान खरीद केंद्र के संचालक को लगभग 37 करोड़ 90 लाख का घोटाला सामने आया है, जिसमें सबसे ज्यादा छोटे बेटिया धान खरीदी केंद्र और उप धान खरीदी केंद्र रेंगबाही का लगभग कुल 88,39,898 रुपए घोटाले सामने आए हैं। बता दें कि इसे छोटे बेटिया धान खरीदी केंद्र में घोटाले के चलते 4 आदमी 2022-23 में जेल जा चुके हैं। बांदे लैब्स प्रभारी ने हर धान खरीदी केंद्र के संचालक को नोटिस जारी कर दिया है और संचालकों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बांदे लैम्स के अंतर्गत लगभग 10 से 11 धान खाड़ा था, जो कि हर बार घोटाले के मामले में शिखर पर चढ़ते जा रहा है। इस बार भी लगभग 3 करोड़ 89 लाख की पूरी 11 धान फाड़ से घोटाले की बात सामने आती है, नजर आ रहा है। बांदे लैम्स की ओर से अल्टीमेट भी जारी कर दिया गया है। हर धान पार को नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 दिन का जो समय है वो भी दिया गया है कि 7 दिन के अंदर जितना भी है बकाया वो पटाने की जरूरत है। अगर नहीं पटाएगा तो कानूनी कार्रवाई का जो प्रक्रिया है वो आगे करेगा। सुजीत मंडल, हर खबर पखांजूर। खबर बिलासपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर कोनी में जो है सिम्स के नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया है। नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अवलोकन किया गया। बिलासपुर से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अवलोकन किया गया है, जिसमें कि 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की सुविधा यहां पर है। तो 200 बिस्तरों का जो बेड है, बेड अस्पताल का जो तो उसका अवलोकन किया गया है। रायपुर से है, सेवा से समृद्धि और सुशासन की संकल्प और साथ ही आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बिलासपुर में 200 करोड़ की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वर्चुअल लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि थे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से देश के विभिन्न स्थानों पर 12,850 करोड़ रुपए की अधिक लागत की अनेक जो है स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया और शिलान्यास भी किया। इनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर यानी कि कोनी में का जो सिम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण और रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश उतनी ही तेजी से प्रगति करता रहेगा। बिलासपुर से अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की है।
और उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए नशे के फैलाव पर चिंता व्यक्त किया है। पिंगुआ ने जो है नशे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से ज्यादा इसके विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नशे से सभी तरह के अपराध जन्म लेते हैं, इसलिए इसकी रोकथाम पर गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए और साथ ही साथ अभियान में विशेषकर युवाओं को शुरू से ही नशे की बुराइयों से अवगत कराया जाए। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। निकाय चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष हैं और ऐसे में वार पलटवार का दौर तेज है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरूद विधायक अजय चंद्राकर पर जो है निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बखारा स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसियों के विकास कार्यों की सूची कांग्रेसियों को गिनाया है। और बढ़ रहा है नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि की योजनाओं को बोल रहा हूँ, क्या योजना है नगर पंचायत बखारा बढ़ी, हमारी आगामी योजना क्या है नगरवासियों के लिए? नगरवासियों के लिए पानी के बीच में जो तकलीफ होती है गर्मी में, वो तकलीफ भी और बिल्कुल तकलीफ ना हो, इसके लिए आज हमने अपने निधि से 2 हैंडपंप वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13 में अपने निधि से मैं 2 हैंडपंप की स्वीकृति दी हूँ। वार्ड 11 और 13 में और हमारा यह है कि हम नजूल का सर्वे करवाएं। नजूल सर्वे करवा के घास में निवासरत व्यक्ति, नजूल में निवासरत व्यक्तियों को नजूल का पट्टा कम से कम प्रदान इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में जो इस प्रकार की जो घटनाएं अचानक हो जाती है उससे निजात मिले लोगों को, और जो दहशत है वो दहशत से खत्म हो कम से कम। और उसमें छूट गए जो कांग्रेसी ने आरोप लगाया है, अजय चंद्राकर को मंत्री नहीं बनाया। वो भाजपा की चिंता है, कांग्रेसी चिंता करने की जरूरत है, वो भाजपा चिंता करेगी। और अजय चंद्राकर विधायक 2 मंत्री बराबर हैं, एक मंत्री नहीं 2 मंत्री बराबर है, और ऐसे राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री बराबर है। उसका कोई काम रुकने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 4.25 साल रहेगी। और आने वाले नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी नगर पंचायत बघारा का दिन दूनी रात चौगुनी, जितना सोचे नहीं उससे ज्यादा विकास होगा। जहां पर हमारी सोच नहीं पहुंचती उससे पहले अजय चंद्राकर सोच पहुंच जाता है कि हम क्या करें बघारा के लिए। जितना विकास उन्होंने खुद में कराया उतना ही विकास बघारा में करवाया। एक विधायक आपने देखा है, एक हादसा हुआ था, अजय चंद्राकर को लेखराम ने हरवा दिया था। लेखराम अपने सिलोटी का रोड आज तक नहीं बना पाया, आज तक नहीं बना पाया रोड। कॉलेज बनाया, किसने बनाया? लेखराम का गाँव करके छोड़ देता अजय चंद्राकर, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं है। वो किसी की गाँव होगा, उसमें लेखराम का बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्षेत्र के लड़का पढ़ेगा, क्षेत्र की हमारे होनहार बालक वहां पढ़ेगा, उसके लिए उसका प्रयास रहता है। ये विचार, इसका सोच, ये सोच भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, कांग्रेस में नहीं। अब पुनः रिपीट कर रहा हूं, आपको पुरजोर रिपीट कर रहा हूं, और आप लोगों को भी इसमें बोलना चाहिए कि 5 साल में भूपेश बघेल के द्वारा नगर पंचायत बघारा में क्या काम किया, या क्या काम उसके प्रतिनिधि द्वारा, उसके जिला के पदाधिकारी द्वारा कराया गया। एक भी मेरे बता, एक
अब कोई 1 लाख का कोई कहूँ नाली बनाते वो भूपेश बघेल की उपलब्धि नहीं है। जैसे अजय चंद्राकर 132 KUA 440 KUA महाविद्यालय स्टेडियम सुपेला से बघारा से सुपेला, बघारा से सिलगढ़ जो लाइफ लाइन बना दिया, जिससे जल जीवन की स्थिति परिवर्तन होती है। ऐसा कोई काम बता दिया। कमी अभी भी है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। इसके लिए हम विवाद रखेंगे आगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज कैबिनेट की 16वीं बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि 14,700 करोड़ की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया और शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समय वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र 1 बार की छूट देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृत का छत्तीसगढ़ विजन 2047 की कल्पना को साकार करने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा 2020 में MSMED एक्ट 2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधनों को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने विशेष प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नई उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण, विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में
सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ITES आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। नया रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया ताकि ज्यादा निवेश आ सके और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्ति युक्तकरण का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने किया है। वो कौन से उद्योग हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसी कोई प्लानिंग की गई है? स्पष्ट रूप से जो छत्तीसगढ़ के हित के दृष्टि से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सके और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर निवेश में आगे बढ़ सके, ऐसे ही हमने औद्योगिक नीति में प्राथमिकता का क्रम तय किया है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो, इसलिए अलग प्रकार से विकास खंड वाइज रचना औद्योगिक नीति में बनाई है। ग्राम नियानार जगदलपुर जिला बस्तर में NMDC के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि मंडल द्वारा CSIDC को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। नया रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में राज्य आयुक्त दिव्यांग जन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप
राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा मोदी की एक और गारंटी सरकार ने पूरा किया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बताना आवश्यक है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2019 तक 2,47,000 हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई थी। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु 19 से 23 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बलरामपुर थाने में युवक की आत्महत्या के मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विष्णु की सुशासन में छत्तीसगढ़ जल रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। उन्होंने बलरामपुर के थाने में युवक की आत्महत्या को लेकर कहा कि जिले की पुलिस प्रशासन के साथ ही इस घटना की जिम्मेदारी सरकार भी है। और वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मृतक युवक के घर पहुंचकर उसके परिजनों से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पिछले 2 दिनों से बलरामपुर जल रहा है। बलरामपुर पूरी तरह से दहशत में है कि पुलिस थाने में हुई मौत को लेकर। और आज हम लोग आए, तमाम हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ पीड़ित परिवार से मिले, चर्चा भी किए, डिटेल जानने का कोशिश किए, लेकिन पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये लगभग स्पष्ट और क्लियर है कि मृतक गुरुचंद की मौत फांसी से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि उसे पुलिस थाने में पीट पीट कर उसे हत्या कर दी गई है। उसे मार दिया गया है और उसके बाद उसे हत्या का रूप, आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। ये लगभग स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसा कौन सा नियम और कानून में लिखा हुआ है कि लगातार 4 दिन तक, शनिवार को बुलाए, रविवार को बुलाए, छोड़ दिए, फिर सोमवार को थाने बुलाने के बाद मृतक के पिता और उनके और एक साथी है समधी, इनके 3 लोगों को सोमवार, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन थाने में रखे। कौन सा नियम है कि आप 4 दिन थाने में आप रख सकते हो? भारत के संविधान में आप देखेंगे किसी भी केस में 4 दिन तक अपराधियों या पूछताछ के लिए किसी को भी आप रख नहीं सकते। क्यों 4 दिन रखा गया, मेरा सवाल। और इनको बेरहमी से मारा गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।